आज का हमारा पाठ है अमर शहीद वीर नारायण सिंह। यह एक जीवनी है। इस पाठ की लेखिका डॉक्टर सुनीत मिश्र जी हैं। अब आते हैं इस पाठ की व्याख्या में। व्याख्या इस प्रकार है। प्राचीन काल से ही हमारा छत्तीसगढ़ देश का एक गौरवशाली भूभाग रहा है। यहाँ पर सर्वधर्म समभाव की भावना है। ऋषि मुनियों एवं वीर योद्धाओं ने इस अंचल का नाम देश में रोशन किया है। इस अंचल में अनेक महान विभूतियों ने जन्म लिया तथा यहाँ की माटी को गौरवान्वित किया। ऐसे ही महान विभूति छत्तीसगढ़ के महान सपूत सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह बिजवार का जन्म सन 1795 में हुआ था। इनके पिता रामराय जी सोना खान के जमींदार थे। रामराय ने ब्रिटिश संरक्षण काल के आरंभ होते ही सन 1818-19 में अंग्रेजों एवं भोंसला राजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, जिसे नागपुर से आकर अंग्रेज कैप्टन मैक्सन ने दबा दिया था। विद्रोह का दमन होने के बाद सोना खान जमींदारी के गांवों की संख्या 300 से घटकर 50 तक रह गई। इसके बाद भी रामराय जी का दबदबा समाप्त नहीं हुआ और उनके तलवार का जादू सिर चढ़कर बोलता रहा। सन 1830 में रामराय जी की मृत्यु के बाद नारायण सिंह 35 वर्ष की उम्र में जमींदार बने। अपनी जमींदारी संभालने के बाद उन्होंने प्रजा के दुख दर्द को समझा और उसे दूर करने के लिए अनेक उपाय किए। सन 1854 के प्रारंभ में नागपुर राज्य के साथ साथ छत्तीसगढ़ क्षेत्र भी अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। कैप्टन इलियट ने इस अंचल की जमींदारियों का दौरा करके अंग्रेज सरकार को रिपोर्ट भेजी। नए ढंग से टकोली अर्थात लगान नियत किया गया, जिसकी व्यापक प्रतिक्रिया हुई। नारायण सिंह ने भी अंग्रेजों की इस नीति का विरोध किया। सन 1835 से 1855 के मध्य सोना खान जमींदारी में अनेक समस्याएं आती रही, किंतु नारायण सिंह ने उनका मजबूती से सामना किया। वे अपने खोए हुए ग्रामों को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहे। सोना खान जमींदारी से लगान न मिलने के कारण रायपुर के कमिश्नर इलियट नारायण सिंह के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त था। वह उन्हें दंडित करने की प्रतीक्षा में था। इसी बीच इलियट को खालसा के व्यापारी माखन के गोदाम को जमींदार द्वारा लूटे जाने की सूचना प्राप्त हुई। अतः डिप्टी कमिश्नर ने नारायण सिंह को बुलवाया, परंतु आदेश की अवहेलना होने पर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। हुआ यह था कि सन 1856 में हमारे छत्तीसगढ़ में सूखा पड़ा, जिसमें नारायण सिंह की जमींदारी के लोग दाने दाने के लिए तरसने लगे। खालसा गांव के माखन नामक व्यापारी के पास अन्न के विशाल भंडार थे। नारायण सिंह को यह असह्य था कि जनता भूखों मरती रहे और व्यापारी अनाज भंडारों में जमा करते रहे। अतः नारायण सिंह ने भंडारों के ताले तोड़ दिए और उसमें से उतना अनाज निकाल लिया जितना भूख के शिकार किसानों के लिए आवश्यक था। नारायण सिंह के चरित्र एवं ईमानदारी के पता इससे चलता है कि उन्होंने जो कुछ लिया था उसके विषय में तुरंत ही डिप्टी कमिश्नर को लिख दिया, परंतु अंग्रेजों ने साजिश कर सोना खान के जमींदार को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेज सैनिकों की एक टुकड़ी भेज दी थी और थोड़ी बहुत परेशानी के बाद संबलपुर में 24 अक्टूबर सन 1856 को वीर नारायण सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चलाया गया। नारायण सिंह को चोरी और डकैती के जुर्म में बंदी बनाया गया था। सोना खान के किसान अपने नेता को जेल में देख बेचैन थे, दुखी थे, किंतु उनके पास कोई चारा नहीं था। उसी समय देश में अंग्रेजी सत्ता का विरोध होने लगा। इसका लाभ उठाकर सोना खान के किसानों ने संबलपुर के विद्रोही नेता एवं क्रांतिकारी सुरेंद्र साय से संपर्क किया और उनकी मदद से नारायण सिंह ने रायपुर जेल से भाग निकलने की योजना बनाई। 10 माह 4 दिन बंदी रहने के बाद नारायण सिंह
3 अन्य साथियों के साथ भाग निकले। वे जेल से भागकर सीधे सोना खान गए। सोना खान पहुंचकर नारायण सिंह ने 500 किसानों का संगठन तैयार किया और 20 अगस्त 1857 को सोना खान में आज़ादी का बिगुल बजा दिया। रायपुर के डिप्टी कमिश्नर इलियट को नारायण सिंह के जेल से भाग निकलने और सोना खान पहुंचने का समाचार जब से मिला था उसकी नींद हराम हो गई थी। इलियट ने इस विद्रोह को दबाने के लिए स्मिथ नामक एक अंग्रेज को भेजा। इसी बीच अंग्रेज़ों के नेतृत्वकर्ता स्मिथ को मंगल नामक व्यक्ति से सूचना मिली कि समय की कमी के कारण नारायण सिंह नाकेबंदी का कार्य पूर्ण नहीं कर सका है तथा अवरोध हेतु खड़ी दीवार अपूर्ण है। स्मिथ ने अपने अधीनस्थ जमींदारों के सहायकों को घाटी की पूर्ण नाकेबंदी हेतु आदेशित किया तथा 80 सैनिक और नियुक्त किए। स्मिथ को अपनी फौजी तैयारी में रायपुर में 20 दिन और खरौद में 8 दिन लगे थे। स्मिथ खरौद से रवाना होकर सीधे निमतल्ला गांव गए, फिर निमतल्ला गांव से देवरी पहुंचा। यह 30 नवंबर 1857 की बात है। देवरी का जमींदार स्मिथ के स्वागत के लिए तैयार ही बैठा था। देवरी का जमींदार रिश्ते में नारायण सिंह का काका लगता था। उसकी नारायण सिंह से खानदानी शत्रुता थी। स्मिथ ने देवरी के जमींदार को हथियार की तरह उपयोग किया। देवरी से स्मिथ ने ऐसी व्यवस्था की कि नारायण सिंह को सोना खान में बाहर कहीं से भी कोई सहायता न मिल सके। सोना खान जंगलों एवं पहाड़ों से घिरा एक किले के समान है। सोना खान की ओर प्रवेश के सारे रास्तों को अवरुद्ध कर स्मिथ 1 दिसंबर 1857 को प्रातःकाल देवरी से सोना खान पर आक्रमण करने हेतु रवाना हुआ। देवरी का जमींदार स्मिथ की फौज का पथ प्रदर्शन कर रहा था। नारायण सिंह के सिपाहियों ने स्मिथ की सेना पर अकस्मात हमला कर दिया। दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। पहाड़ी के ऊपर से भीषण गोलाबारी कर नारायण सिंह ने स्मिथ को एक बारगी लौटने पर विवश कर दिया। तत्पश्चात खाली ग्राम में स्मिथ ने आग लगा दी। सोना खान धू धू कर जल रहा था। नारायण सिंह ने स्मिथ से रण क्षेत्र में मुकाबले की तैयारी तो की थी, किंतु इस तरह के अग्निकांड की कल्पना उन्होंने नहीं की थी। इस तरह नारायण सिंह ने देखा कि सोना खान राख के ढेर में बदल चुका है। नारायण सिंह के आंदोलन को अंग्रेजों ने कुछ स्थानीय लोगों की मदद से कुचल दिया था। वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर झूठा मुकदमा चलाकर उन्हें 10 दिसंबर 1857 को फांसी की सज़ा दे दी गई। जहां पर नारायण सिंह को फांसी की सज़ा दी गई, आज उस स्थान को हम जय स्तंभ चौक के नाम से जानते हैं, जो रायपुर में स्थित है। इस प्रकार देश की स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेते हुए छत्तीसगढ़ के वीर सेनानी शहीद हो गए। हमारे लिए गौरव की बात है कि छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता के लिए पहला बलिदान देने वाला एक आदिवासी वीर था, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि स्वाधीनता की अग्नि इस क्षेत्र के आदिवासियों के हृदय में भी बराबर जल रही थी। जेल के कैदियों एवं जनता ने भी 10 दिसंबर 1857 को मातम मनाया तथा अपने वीर साथी को श्रद्धांजलि अर्पित की। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम की यह चिरस्मरणीय घटना है। वीर नारायण सिंह के वंशज व क्षेत्र की जनता आज भी सोना खान जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करती है। नारायण सिंह की वीर गाथा घर घर में व्याप्त है।